हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी बुक की एमसीक्यू की मैराथन। और इससे पहले हमने 2 मैराथन कंप्लीट कर लिए हैं। एक पहली मैराथन जो थी 7th क्लास की ज्योग्राफी की, उसमें हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट करा था। दूसरी मैराथन में हमने 3 और 4 कंप्लीट करा था। आज हम 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि आज आपकी 7th क्लास की ज्योग्राफी एमसीक्यू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 5, 6 और 7, तीनों चैप्टर देखने वाले हैं। और अभी तक आपने इसके वो दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं, कौन कौन से 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 4 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है एनसीईआरटी मैराथन के नाम से। आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले जो मैंने 6 क्लास पूरी कंप्लीट करा दी है उसको भी देख सकते हो, 7th क्लास की ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इन सभी मैराथन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की मैराथन जितनी भी मैं करा रही हूँ उन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये हो गई आपकी 3 बुक इसकी हो गई, 3 बुक इसकी, 3 बुक इसकी, यानी कि 9 बुक की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको 180 रुपए में। ठीक है, मात्र 180 रुपए में आप इन 9 बुक की पीडीएफ ले पाएंगे एमसीक्यू की। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 120 रुपए में 9th और 10th की मिलेगी। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके कितने हो गए? 300 रुपए में 6 से 10 तक की पूरी बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इन सब की मैराथन भी कुछ की मैंने करा दी है और कुछ की मैं करा दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, केवल आपको 6th, 7th और 8th क्लास की ही देखनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। 9th, 10th आपको नहीं देखना है। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? पहला है यहाँ पर 9 जून को, दूसरा बी है 22 जून को, सी है 14 अक्टूबर को और डी है 10 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 22 मार्च को कराया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? सुनामी क्यों आता है, क्या कारण है सुनामी आने के? ए है भूकंप की वजह से सुनामी आता है, बी है ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से आता है, सी है जल के नीचे भूस्खलन होता है उसकी वजह से सुनामी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन सभी की वजह से क्या आता है? सुनामी आता है। देखो नोट में दिया गया है, सुनामी आने का संकेत समुद्र के तटों पर पानी कम हो जाता है, यानी कि जब सुनामी आने वाला होगा उससे कुछ समय पहले क्या होगा, जो जो तटों पर पानी होगा ना, समुद्र के तटों पर पानी होगा, वो अचानक से ऐसा लगेगा कि समुद्र का पानी जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तट पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, खाली दिखाई देंगे आपको काफी काफी दूर तक। और ये किसका संकेत है कि ये अब कहीं ना कहीं सुनामी आएगी, ये निश्चित है। पहले अंदर की तरफ जाता है और फिर लौटकर पानी बहुत ऊंचा आता है। ठीक है, इस तरह की अभी देखो कुछ दिन पहले मुंबई के घाटों पर पानी कम हो रहा था। ठीक है, तो पता था कि कहीं ना कहीं सुनामी आने वाला है। ठीक है, तो हमारी तरफ तो आया नहीं है सुनामी, सुनामी किधर आया है? अमेरिका की तरफ और इधर जापान की तरफ आया है सुनामी। तो जब भी घाटों की तरफ से पानी कम होगा तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों से अनुमान लगा लिया जाता है कि कहाँ पर सुनामी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ताजा जल के स्रोत कौन से हैं? ए है नदी, बी है ताल और सी है हिमनद और डी है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, ताजा जल यानी कि ताजा जल पीने वाला जल जिसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं, वो नदी से भी पी सकते हैं, हिमनद से भी, ताल से भी। ठीक है, ताल यानी कि लेक, ठीक है, यानी कि झील। झील कहाँ से बनती है? प्राकृतिक झील की बात हो रही है यहाँ पर। झील कहाँ से बनती है? पहाड़ों से जो पानी आ रहा है उससे ही झील बनती है। ठीक है, मतलब ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से जो प्राकृतिक गड्ढे हैं उनमें जो पानी भर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? झील या ताल बोलते हैं। ठीक है, और सुनामी की एक चीज और मैं बता रही हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारे यहाँ के घाट खाली हो रहे हैं तो हमारे यहाँ ही सुनामी आएगा, आसपास के इलाकों में भी आ सकता है सुनामी। मतलब फिक्स नहीं है कहाँ आएगा। लेकिन पहले तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता था, अब पता चलता है अगर घाट खाली हो रहे हैं तो फिर पूरी संभावना है कि सुनामी उन कहीं एरिया में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये पहचान होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुनामी शब्द किस भाषा का है? देखो सबसे ज्यादा जो सुनामी आती है वो आती है जापान में। ठीक है, इसलिए ये जो शब्द है सुनामी, ये किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखो जो सुनामी, चलो आगे लिखा है, आगे वाले क्वेश्चनों में है सुनामी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर है 5, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी में कब डूब गया था? ए है 2004 में डूब गया था, बी है 2002 में डूब गया था, सी है 2003 में डूब गया था और डी है 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2004 में डूब गया था सुनामी में।
कौन सा जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है जिसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा किस में डूब गया है, समुद्र के जल में डूब गया है। और जब ये इस तरह की सुनामी आने वाली थी तो वहां पर नोटिस किया गया कि जो जल है, जो समुद्र का जो पानी था वो क्या था, अंदर की तरफ जा रहा था पहले। ठीक है, और ज्यादातर बार क्या होता है, जब समुद्र का पानी अंदर की तरफ जाता है ना, तो वहां जो पर्यटन करने लोग जाते हैं, ज्यादातर समुद्र को देखने लोग जो भी जाते हैं या समुद्र के आसपास लोग जो रहते हैं, सुनामी रोज तो आती नहीं है, कभी आ गई 10-5 साल में एक बार। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो घाटों पर खड़े होकर आराम से देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है कि पानी अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन जितनी स्पीड से वो पानी अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ घंटों बाद फिर वो पानी वापस आता है। कई बार कुछ मिनट बाद आता है, कई बार कुछ घंटों बाद आता है। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर वापस वो। तो किस रूप में आता है, सुनामी के रूप में। सुनामी का मतलब है कि लगभग 10-15 फीट ऊंची जल की धारा आती है। ठीक है, जो समुद्री जल है वो इतनी फोर्स से आता है कि वो ऊपर उठ जाता है 10-15 फीट ऊपर। ठीक है, तो इतना ज्यादा फीट ऊपर उठता हुआ ऊपर की तरफ आता है, और उससे क्या होता है कि आसपास के सारे इलाकों में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मृत सागर कहाँ है। मृत सागर को मृत सागर क्यों बोलते हैं, मृत सागर को मृत सागर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का जो पानी है वो इतना खारा है कि यहाँ कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको मृत सागर बोलते हैं, मरा हुआ सागर। ठीक है, इसमें कोई भी मछली वगैरह ये सारी चीजें नहीं मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको मृत सागर बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा खारा है। और कहाँ मिलता है, ए है इजराइल और जॉर्डन के बीच, बी है इजराइल में, सी है जॉर्डन में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मिलता है कौन सा, मृत सागर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो मैं आपको बोल रही थी वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है, जापानी भाषा में सुनामी का क्या अर्थ होता है। पहला है नर पिशाच, और बी है भयंकर दैत्य। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, भयंकर दैत्य। ठीक है, यानी कि एक तरह से महाविनाश करने वाला राक्षस। ठीक है, महाविनाश करने वाला राक्षस, क्योंकि जब सुनामी आती है तो क्या होता है, सारे घर वगैरह सब में पानी भर जाता है, दूर दूर तक पानी ही पानी आपको नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 8, धरती पर स्थित सागर या महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से उठना, ऊपर उठना क्या कहलाता है। देखो, सामान्य जल स्तर से जब ऊपर उठता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ज्वार। ठीक है, और सामान्य स्तर से जब नीचे की तरफ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा। ठीक है, एक बार सुनामी का मैं चित्र आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने बुक पूरी की पूरी खोल के रखी है, तो एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ बुक कहाँ है, ये रही बुक। देखो, ये है सुनामी का चित्र। ठीक है, लगभग लगभग कितने, अच्छा मैंने फीट बोल दिया, मीटर बोलना चाहिए था, सॉरी। देखो, इसमें लिखा है तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसके कारण अत्यधिक विनाश होता है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण। जल के नीचे यानी कि महासागरों में भी तो भूस्खलन होते हैं, जिस तरह से पृथ्वी पर आपको ऊपरी सतह पर दिखाई दे रहा है परपट्टी पर, उसी तरह से समुद्र में भी सारी क्रियाएं होती हैं। महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिससे सुनामी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया था। ठीक है, 150 मीटर ऊंची उठ गई थी लहरें। ठीक है, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, बुलेट ट्रेन से भी तेज। और ये कब आया था, 2004 में। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था सुनामी के बाद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से डूब गया था। देखो, एक ये कॉलम है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय क्या होते हैं, जहां पर पानी के जहाज ठहरते हैं। ठीक है, जहां पर पानी के जहाज रुकते हैं उसको बोलते हैं पोताश्रय। पोत क्या क्या होते हैं, पानी के जहाज को हम पोत बोलते हैं। आश्रय यानी कि रुकने का स्थान। तो जब सुनामी आती है तो बंदरगाह क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको सुनामी को पोताश्रय तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, ये सारा की सारा इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो, 2004 के बारे में बहुत ज्यादा दे रखा है इन्होंने, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ये सुनामी लगभग 800 किमी प्रति घंटा की तेजी से चल रही थी। ठीक है, जो चल रही थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। मतलब लगभग कितना, जितना प्लेन, जितनी तेज गति से प्लेन चलता है उतनी तेज गति से चल रही थी। ठीक है, ये कुछ इसके चित्र दे रखे हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जो हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ज्वार भाटा से। देखो, मैंने जब क्वेश्चन आंसर बनाए थे तो बिल्कुल ऐसे सीरियल से लगाए,
शुरू से ही स्टार्ट करें क्वेश्चन, ऐसे नहीं बीच में से कहीं से भी बना दिए हैं। ठीक है, अब देखो सुनामी खत्म हुआ है तो अब कौन सा टॉपिक शुरू हो गया, ज्वार भाटा वाला। तो ये वाले टॉपिक से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है महासागरों व सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है। नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। ठीक है, नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ और एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आपको 6, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी देखनी है। ठीक है, और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको 6 से 10 तक देखनी है। ठीक है, तो अगर आप जब भी आपका मन हो पीडीएफ लेने का, तो आप ध्यान रखना कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6, 7 और 8 वाली पीडीएफ लेनी है, वो 180 रुपए में है। ठीक है, और अगर आपको दूसरी वाली पीडीएफ लेनी है तो वो 120 रुपए की है, 9th और 10th वाली। आपको मिलेगी किस नंबर पर, तो देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287789818। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मेरे से ले सकते हैं। पेमेंट जो होगा वो क्यूआर कोड के जरिए होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ा ही नहीं है। महासागरों व सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है। ए है ज्वार कहलाता है, बी है भाटा कहलाता है, सी है ज्वार भाटा कहलाता है, सी है डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाटा। समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। ठीक है, 24 घंटे में एक बार क्रिया होती है, एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ए है पूर्णिमा को पड़ेगा, बी है अमावस को, सी है पूर्णिमा अमावस को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिमा को। पूर्णिमा वाले दिन ही क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अब हर पूर्णिमा को पड़ता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण पड़ता है, लेकिन जब भी पड़ेगा पूर्णिमा को ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश जो कैलेंडर है, जो हम और आप यूज कर रहे हैं, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें डेट फिक्स नहीं है कि कब पड़ेगा। ठीक है, किस डेट को पड़ेगा, लेकिन हमारा जो भारतीय कैलेंडर है उसमें डेट फिक्स है, कब पड़ेगा, पूर्णिमा को ही पड़ेगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि यूरोप की जितनी भी चीज है वो ऐसे ही है। ठीक है, और हमारी जो चीजें हैं बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है। आप देखो कि हजारों साल पहले उन्होंने ये अनुमान लगा लिया, जब उनके पास कोई भी दूरबीन नहीं थी, कोई भी इतने अच्छे वाले यंत्र नहीं थे, तब भी उनका अनुमान इतना अच्छा था। वैसे मैं नहीं मानती, मुझे लगता है ये सारी चीजें उनके पास सही होंगी। समय के साथ वो चीजें एक दूसरी मतलब आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर नहीं हो पाई होंगी, इसलिए लुप्त हो गई हैं, लेकिन होंगी जरूर। ठीक है, इतना उनको ज्ञान जब भी हुआ है, इतना सब कुछ वो तभी लिखा गया है बुकों में, इस तरह के कैलेंडर तभी बनाए गए, तब उनको ज्ञान था, और ज्ञान तभी होगा जब उनके पास उतनी सारी चीजें रही होंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि दूरबीन वगैरह का भी उन्होंने आविष्कार कर लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा ये फिक्स है कि पूर्णिमा को पड़ेगा, जबकि इंग्लिश कैलेंडर में या किसी दुनिया के किसी भी कैलेंडर में फिक्स नहीं होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन हमारी तिथियों में फिक्स है। ठीक है, तो पूर्णिमा हर पूर्णिमा को पड़े ऐसा आवश्यक नहीं है, कभी कभी पड़ता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ ज्वार किस दिन आता है। सबसे बड़ा ज्वार किस दिन आता है। ए है पूर्णिमा को आता है, बी है अमावस को आता है, सी है पूर्णिमा और अमावस को आता है। कब आता है, पूर्णिमा और अमावस को आता है दीर्घ ज्वार। ठीक है, दीर्घ ज्वार यानी कि सबसे ऊंचा ज्वार। वैसे तो ज्वार भाटा डेली आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सबसे ऊंचा ज्वार आता है, उस दिन उसको क्या बोलेंगे, वो कब आता है, पूर्णिमा और अमावस को। क्यों आता है पूर्णिमा अमावस को, अभी मैं आपको चित्र द्वारा समझाऊंगी ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है। अब देखो चंद्र ग्रहण मैंने किस दिन बताया था, पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ेगा, अमावस को। हर अमावस को पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी पड़ेगा अमावस वाले दिन ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है। अब देखो उच्च ज्वार मैंने क्या कब बताया, अमावस और पूर्णिमा को पड़ता है। निम्न ज्वार कब पड़ता है, ए है सप्तमी को पड़ता है, बी है अष्टमी को पड़ता है, डी है सॉरी सी है इन दोनों, ये दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, सी, इन दोनों को। जब भी निम्न ज्वार पड़ेगा तो सप्तमी और अष्टमी। अब आप कहोगे सप्तमी और अष्टमी क्या होता है, हमारा जो भारतीय कैलेंडर होता है उसमें होती है एकादशी, द्वादशी, तेरासी, चौरासी। जैसे पहली डेट, दूसरी डेट, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह से एकादशी, द्वादशी, तिरासी, चौरासी, 50 सॉरी चतुर्दशी, और उसके बाद आता है चतुर्थ के बाद में पंचमी। ठीक है, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवी और दसवीं, फिर आता है एकादशी, द्वादशी, तेरादशी, है ना, और चतुर्दशी, और उसके बाद में ये आएगा अमावस या पूर्णिमा जो भी होता है ये आता है। ठीक है, तो
15 दिन मतलब 15-15 दिन का इन्होंने साइकिल बना रखा है, ठीक है। तो हर महीने अमावस और पूर्णिमा आता है, तो जो हिंदी जो कैलेंडर है वो अमावस और पूर्णिमा के हिसाब से पूरा की पूरा चलता है, ठीक है। तो उसमें जो सप्तमी और अष्टमी वाला दिन होता है, ठीक है, पूरा देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन थी पहले कि जो निम्न ज्वार है वो सप्तमी को आएगा या अष्टमी को आएगा, इन दोनों में से किसी एक दिन तिथि को आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 14, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित यानी कि एक ही रेखा में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? ए है बृहद ज्वार बोलेंगे, बी है लघु ज्वार बोलेंगे, सी है दैनिक ज्वार बोलेंगे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब तीनों एक रेखा में होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बृहद ज्वार, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बृहद ज्वार। और देखो यहाँ पर अगर ये चीजें क्लियर ना हो रही हो तो मैं ज्योग्राफी पूरी की पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है, पूरी ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके 10 तक चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, आगे के नोट्स में तैयार कर रही हूँ, ठीक है, वो भी कंप्लीट कराऊंगी। तो 7 तक जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कराए हैं वो सारी की सारा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ है, आप वहां से देख सकते हैं इन चीजों को, वहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। चित्र बनाए, स्पेशली सारी चीजें समझाइए। देखो जब लघु ज्वार आता है तो किस तरह का माहौल होता है? देखो जब लघु ज्वार आता है तो सूर्य के बिल्कुल सामने क्या होती है? पृथ्वी होती है, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? तो आएगा लघु ज्वार। और अगर वो एक सीध में है तो आएगा बृहद ज्वार। अब एक सीध में दो तरीके से हो सकते हैं, पहला कि चंद्रमा बीच में आ जाए दोनों के तब, और दूसरा कि चंद्रमा इधर पहुंच जाए, ठीक है। बृहद ज्वार के लिए क्या बोला गया कि जब पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा का मतलब हो गया पूरा चांद दिखेगा। पूरा चांद हमें कब दिखेगा? जब चांद होगा बीच में, है ना। अब देखो सूर्य का पूरा प्रकाश इस पे आया और यहाँ से पृथ्वी से हम देखेंगे तो हमें पूरा चांद दिखेगा, ठीक है। अमावस कब होगी? जब पृथ्वी बीच में आएगी, है ना, तो क्या होगी? अमावस। इसी तरह से सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है। अब देखो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, ठीक है, तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, केवल चंद्रमा दिखाई देगा, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। अब देखो सारी छाया जो भी प्रकाश है जब पृथ्वी ने ढक लिया सूर्य को तो चंद्रमा कैसे दिखाई देगा? हमें काला दिखाई देगा, है ना। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी है? ये है आपकी चंद्र ग्रहण वाली। ये जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है? ये है सूर्य ग्रहण वाली, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी आपको समझ में आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया कि बृहद ज्वार कब आता है? जब ये तीनों के तीनों एक सीध में होते हैं। अब जब ये तीनों एक सीध में है तो क्या होगा? ये क्योंकि पानी जो महासागर है वो पानी है, लिक्विड को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो भी बृहद ज्वार आएगा। मतलब सारा की सारा पानी इधर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी का भी अपना बल है, वो इधर की तरफ खींच रही है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर चंद्रमा अपनी तरफ खींच रहा है, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों पृथ्वी के पानी को, पृथ्वी के जो महासागर है उन पर एक तरह से बल लगा रहे हैं और इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आता है? बृहद ज्वार आता है, ठीक है। आपको समझ में आ गई? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी समझ में आ गया, आपको ज्वार भी समझ में आ गया। और देखो सप्तमी वाला भी यहीं पर लिखा है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं यहीं पर लिखी हुई हैं। सप्तमी वाला क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं लेकिन इसको ध्यान भी रखना है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। नौ संचालन यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जब उच्च ज्वार आता है तो उसके सहारे वो बंदरगाह पर लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्वार आ रहा है तो पानी फोर्स से आएगा तो फिर जहाज को भी लेके आ जाता है, ठीक है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां क्या हो जाती हैं? तट के निकट आ जाती हैं और उनको बिना कठिनाई से पकड़ा जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी जाती हैं किसकी वजह से? ज्वार भाटा की वजह से। तो ज्वार भाटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसकी वजह से आता है भाई ज्वार भाटा? ए है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बी है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, सी है सूर्य और चंद्रमा दोनों की वजह से, डी है मंगल और चंद्रमा। मंगल का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्य और चंद्रमा की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि उच्च ज्वार सहायक होता है, किस किस चीज में सहायक होता है? जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है, बी है मछली पकड़ने में सहायक होता है, सी है विद्युत उत्पन्न करने में सहायक होता है, डी है ये सभी। तो अभी मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में बता दिया ये सभी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, समानतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ए है ध्रुवों के निकट, बी है मध्य रेखाओं के निकट, सी है शीतोष्ण कटिबंध में, और डी है शीत कटिबंध में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, अब कैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और पढ़ रखी है तो भी मैं आपको एक बार क्या करा देती हूँ, रिवीजन। ठीक है, महासागरीय जलधाराओं के विषय में यहाँ दे रखा है, और इतना प्यारा सा चित्र, इसको बनाने के लिए मैंने खुद, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ तो ऐसा ही एक चित्र बनाने की मैंने कोशिश करी। ठीक है, इतनी कोशिश करी मैंने, 3 दिन तक बस इस चित्र पर काम किया, तब भी मेरे से ये इतना प्यारा सा चित्र नहीं बना। ठीक है, और बहुत मुश्किल से बनाया है मैंने, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया तो अपना ही एक चित्र बनाया है उसमें। ठीक है, इसी टाइप का बनाया है, क्योंकि मुझे इस चित्र से मुझे ये फायदा है कि एक ही चित्र में मैं आपको सारी जलधाराएं समझा सकती हूँ। अब देखो कैसे पता चलेगा कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी ठंडी है ना भाई? ये बात कैसे पता चलेगी? ब्लर दिखाई दे रहा है इसमें, मैं इंतजार कर रही हूँ कि एकदम क्लियर हो जाए, आपको भी देखने में मजा सा आए। देखो ये सारे क्लियर हो गए और ये ब्लर ही दिख रहा है अभी तक। हो जा भाई सही। चलो नहीं हो रहा, आप ऐसे समझ लो, इसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो ये है हमारी विषुवत रेखा, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। ये है हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ये है हमारा 23.5 डिग्री, ये है हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये दोनों क्या है? 23.5 डिग्री है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कई बार बताया है, सूर्य की जो किरणें हैं वो इस बीच में क्या आती हैं? सीधी पड़ती हैं पूरी साल। तो इस एरिया का कैसा रहता है? हमेशा गर्म रहता है ये एरिया। ठीक है, जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। गर्म रहे तो गर्म रहेगा, तो सूर्य की किरणें सीधी आ रही है तो यहाँ जो भी समुद्र है उसका पानी क्या कैसा हो जाएगा? गर्म। अब देखो जब सीधी पड़ रही है किरणें तो यहाँ का पानी क्या हो जाएगा? गर्म। अब जब गर्म पानी हो जाएगा तो गर्म जलधाराएं चलेंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी? भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो जाएंगी उनको बोलेंगे गर्म जलधाराएं। ठीक है, अब दक्षिण में भी पानी गर्म हो रहा है, 0 डिग्री से नीचे भी तो पानी गर्म हो रहा है, वहां की जलधाराएं कैसे चलेंगी? वहां की जलधाराएं चलेंगी इस तरह से। ठीक है, वहां की जलधाराएं चलेंगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ से गर्म जलधाराएं चल रही है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन चल रहा है नीचे की तरफ, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ, उत्तर में किधर की तरफ जाएंगी? ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जाएंगी ऊपर की तरफ। दक्षिण में कैसे जाएंगी? नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जाएंगी। तो ये क्या होती है? डायरेक्शन होती है महासागरीय जलधाराओं की चलने की। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है, इसको ध्यान रखना। और पहले ही मैं बता रही हूँ, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एक जलधारा यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, लगभग 15-20 जलधाराएं, इनको याद करना ही पड़ेगा, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तरीका मैंने बता दिया, कहाँ गर्म मिलेगी? भूमध्य रेखा से अगर ऊपर की तरफ या इधर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही हैं तो कौन सी? गर्म जलधाराएं। यानी कि आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए, जो भी जलधाराएं 0 डिग्री अक्षांश के आसपास चलती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? गर्म जलधाराएं बोलेंगे। अब जो जलधाराएं ध्रुवों से आ रही हैं नीचे की तरफ, वो कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ठंडी होंगी ना? क्यों होंगी भाई वो ठंडी? वो ठंडी इसलिए होंगी क्योंकि हमारे ध्रुव जो है, दोनों ध्रुव जो है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, कैसे हैं? ठंडे हैं। ठीक है, बर्फ से ढके हुए हैं। अब उस जब ग्लेशियर्स को, यानी कि अंटार्कटिका और आर्कटिका बर्फ को जब पानी टच करके आ रहा है तो वो उसको गर्म रहने देगा? नहीं, कैसा कर देगा? ठंडा। ठीक है, तो जब भी ऊपर से आएगी कोई भी जलधारा तो वो कैसी होगी? ठंडी होगी। वो कैसी होगी? ठंडी होगी। ठीक है, अब देखो ठंडी जलधाराएं कम, इसलिए आप ना ठंडी याद कर लेना, गर्म आपको अपना आप याद रह जाएंगे। और अगर आप केवल और केवल सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको कौन सी याद रखनी है, फिर 2 याद रखनी है बस। ठीक है, पहले याद रखनी है आपको गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जलधारा है। डायरेक्शन क्या है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ तो कैसी है? गर्म जलधारा है। लेमिडोर कैसी है? लेमिडोर है ठंडी जलधारा है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है? ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रही है। जब भी कोई भी जलधारा या पवन नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगी? ठंडी होगी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ब्राजील का भी पूछा गया है, ब्राजीलियन जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी। अब आप कहेंगे ठंडी और गर्म का कैसे ध्यान रहेगा? ये चीज आप ध्यान रखना कि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जो भी महाद्वीप या देश आ रहे हैं
उनसे रिलेटेड जो भी जलधाराएं होंगी वो ठंडी होंगी। अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने ब्राजील की बात करी है, आपको पता है ब्राजील के आसपास कौन सी रेखा है ना, तो आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है तो गर्म जलधारा चलेगी। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आप ये तो दिमाग में बैठा ही लीजिए, यहाँ की जलधारा है। कैलिफोर्निया में ठंड पड़ती है, ऊपर से जलधारा आ रही है तो कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, और यहाँ पर जो बाकी के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाती है वो पूछी जाती है क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, और आयोशियो जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये कुछ जलधाराएं पूछी जाती हैं, और एक पूछी जाती है हमबोल्ट। ठीक है, हमबोल्ट भी बोलते हैं इसको, पेरू जलधारा भी बोलते हैं। ये कैसी है, ठंडी है। देखो सारी ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद रख लेना। कहीं ना कहीं ये आसपास के देशों से रिलेट कर रही है, जहां भी ये चल रही है उससे रिलेट कर रही है। लेकिन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इन दोनों को रट लेना, इनकी डायरेक्शन भी रट लेना। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है गल्फ स्ट्रीम, और ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है लैम्बिडोर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और कई बार आया भी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम से ही लिए हैं, सीरियल से लगाए हैं। अब देखो इसमें बोला है समानतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। ए है ज्वार भाटा कहलाता है, बी है महासागरीय धारा कहलाता है, सी है तरंग कहलाता है, डी है सुनामी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा कहलाता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहने वाली धाराओं को क्या कहते हैं। ठीक है, कैसी धाराएं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, अब ध्रुवों से आ रही है तो कैसी आएगी, ठंडी आएगी। भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है कैसी होगी, ठंडी होगी। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएगी तो गर्म होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठंडी धाराओं का उदाहरण है, ठंडी धाराओं का क्या उदाहरण है। ए है लैम्बिडोर, बी है गल्फ स्ट्रीम, सी है ब्राजीलियन, और डी है ये सभी। तो देखो इन्होंने ठंडी पूछा है, ठंडी केवल और केवल लैम्बिडोर, ये दोनों कैसी थी, गर्म थी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी धारा गर्म है, जो गर्म है वो हमें बतानी है। ए है लैम्बिडोर, गर्म है, नहीं ये ठंडी है। सी है गल्फ स्ट्रीम, गर्म है, हाँ बिल्कुल गर्म है। सी है कैनरीज, नहीं ये ठंडी है, मैंने आपको दिखाई थी। और पेरू या हमबोल्ट जो जलधारा है वो भी कैसी है, ठंडी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़ें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। कथन है इसमें ए, महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। देखो महासागर का जो जल है एक सीमा तक ही क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, एक सीमा है एक सीमा है उस तक ही क्या होता है, गर्म होता है। और एक सीमा तक ही नीचे रोशनी पहुंचती है। बिल्कुल आप तली में जाएंगे ना, समुद्र की तली में जाएंगे तो वहां आपको अंधेरा ही मिलेगा, पानी आपको काला जैसा ही लगेगा, वहां उजाला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक सीमा है कि कितना प्रकाश पानी में अंदर जा सकता है, तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो ऊपर का मतलब हम कहें कि ऊपर ऊपर का ही पानी ज्यादा गर्म होता है, पूरा नीचे तक पानी गर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, 10-12 घंटे जो सूरज निकलता है उससे पूरा नीचे तक पानी गर्म नहीं हो पाता है। तो इन्होंने बोला है महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी मिलती है। हाँ, जितना जितना आप गहरा जाओगे उतना उतना क्या रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, क्योंकि पानी गर्म हो ही नहीं पाता है। ठीक है, कारण है आर, ऐसा क्यों है। विषुवतीय व्रत के समीप महासागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है और इसका तापमान ध्रुवों की ओर जाने पर क्रम से घट जाता है। देखो बात तो ये भी सही कही गई है, ये भी सही कही गई है, लेकिन ये जो बात कही गई है इसका मतलब आर का काम है इसको वेरीफाई करना। ठीक है, आर कारण क्यों दिया गया है कि ये जो बात कही गई है ये इससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखो ये इससे रिलेट तो कर नहीं रहा है, यहाँ पर बोला गया है महासागरों की गहराई के बारे में, लेकिन ये इधर कहाँ क्या बोला गया है, इधर बोला गया है जलधाराओं के बारे में। जलधाराएं गर्म होती हैं, ठंडी होती हैं, क्यों होती हैं कि भाई जो महासागरों के समीप रहेंगे वो हिस्सा गर्म रहेगा, जो बृहस्पति के यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास रहेगा महासागर का हिस्सा वो गर्म रहेगा, जो दूर रहेगा वो ठंडा रहेगा, ध्रुवों की तरफ रहेगा वो ठंडा रहेगा। तो ये बात तो दोनों सही गई हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कारण जो है वो कथन को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि महासागरों में उत्पन्न प्रलयकारी तरंगे यानी सुनामी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है, वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसमें नंबरिंग गलत हो गई है, ए बी आना चाहिए ना, हाँ ए बी आना चाहिए, ए बी सी। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ये नंबरिंग गलत हो गई, 1 2 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में नंबरिंग की गड़बड़ हो गई है, मैं करेक्शन कर दूंगी आपकी पीडीएफ में। तो देखो इसमें है सुनामी एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। तो देखो अरबी भाषा का शब्द नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको कौन सी भाषा का शब्द है ये है आपकी जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, तो ए तो हो गया आपका गलत। अब भी देखते हैं, ये तरंगे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन से महासागरों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा बिल्कुल सही कि इन तीनों की वजह से क्या आती है, सुनामी आती है। सी है यह तरंगे समुद्री तटीय क्षेत्रों के लिए विनाशकारी होती हैं। हाँ ये भी सही है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सी। ठीक है, 23 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किन के कारण आता है। तो पहला है ज्वार भाटे के संबंध में, पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ऐसा। दूसरा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ज्वार भाटा आता है। सी है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, पृथ्वी का भी तो एक बल होता है ना, उसकी वजह से। तो इन ये तीनों के बल की वजह से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अब यहाँ पर आपका खत्म हो गया क्या, चैप्टर 5। अब आएगा चैप्टर नंबर 6। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 6, और मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, फिर हम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इन्होंने उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के बारे में दे रखा है कि किस तरह की वहां पर जलवायु होती है। ठीक है, उससे संबंधित हम एमसीक्यू देख रहे हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पर अमेजन बेसन किस महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन बेसन जो स्थित है, ए है उत्तरी अमेरिका में, बी है दक्षिणी अमेरिका में, सी है अफ्रीका में, और डी है एशिया में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 2। भूमध्य रेखीय प्रदेश कहाँ स्थित होते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात हुई है यहाँ पर। ए है 0 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए है 10 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री दक्षिण, बी है 20 डिग्री उत्तर व 20 डिग्री दक्षिण, सी है 15 डिग्री उत्तर व 10 डिग्री उत्तर, डी है 15 डिग्री उत्तर व 15 डिग्री दक्षिण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ही। ठीक है, कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वो कहाँ होते हैं, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री, देखो ये क्या है आपकी 0 डिग्री अक्षांश है यानी कि भूमध्य रेखा है, इसके 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर। ठीक है, देखो ये 0 डिग्री अक्षांश है, 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर, ये जो प्रदेश है इनको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो पूरी साल क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये अमेजन बेसन की जो बात कर रहे हैं, ये पूरे चैप्टर की बात अगर मैं करूँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं या उपोष्ण प्रदेश की। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब भारत से क्या मतलब है, देखो भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरी है, तो भारत भी इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। उपोष्ण क्या होता है, उपोष्ण क्षेत्र वो होता है जहाँ शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र की जो सीमा है वो मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ ये जो पट्टी होगी, यहाँ पर एक पट्टी टाइप की होगी, वो ना तो शीतोष्ण कटिबंध जैसा होगा और ना ही उपोष्ण कटिबंध जैसा होगा, वो कैसा होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, हमारा जो ये गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये पूरा जो नदी तंत्र है, ठीक है, उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है, ये पूरा की पूरा किसमें है, ये उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा से तो ऊपर है, कर्क रेखा कहाँ से निकली है, आपका गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ से निकली है, जबकि इससे तो ऊपर ही ऊपर है गंगा, तो गंगा कहाँ है, उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक है, ये इस चैप्टर में बोला गया था। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अंध महासागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है, और कहाँ गिर जाती है, अंध महासागर में। ठीक है, कौन सी नदी है, ए मिसिसिपी नदी है, ये अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, बी है बोल्गा नदी,
ये आपकी उसमें है यूरोप में, सी है अमेजन नदी और डी है गंगा। गंगा अपने भारत में है, तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में प्रवाह तंत्र कौन सा है? कौन सी नदी का प्रवाह तंत्र है? ए है मिसिसिपी नदी बेसिन, देखो ये उत्तरी अमेरिका में है। बी है नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। सी है बोलगा बेसन और डी है अमेजन बेसन। तो अमेजन बेसन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम अमेजन बेसन की स्थिति देखेंगे, कहाँ? मैप में। देखिए ये है आपका अमेजन बेसन, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका का मैप, है ना। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से, ठीक है। और ये 10 डिग्री उत्तर यहाँ से, 10 डिग्री दक्षिण यहाँ से। इसका मतलब क्या है? अभी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री दक्षिण में जो प्रदेश है उनको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं। यानी कि ये जो अमेजन बेसन है, ये कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका में है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, यानी कि उष्णकटिबंधीय में है। उष्णकटिबंधीय कहाँ से कहाँ तक होता है? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण। अब देखो 0 डिग्री ये रही, और देखो 23.5 डिग्री यहाँ है, मकर रेखा, देखो लिखा भी है मकर रेखा, ठीक है। तो ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। अब देखो इसकी कंडीशन क्या थी? ये बोल रहे थे कि कहाँ से निकली है? ये निकली है एंडीज पर्वतमाला से, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला ये है, ठीक है। ये है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ये है मोटी सी एंडीज पर्वतमाला। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही हैं छोटी छोटी, और लास्ट में कहाँ जाके मिल रही, कहाँ जाके मिल जा रही हैं? ये सब बीच बीच में भी कहीं कहीं मिल रही हैं, ठीक है। और कहाँ गिर रही हैं? अंध महासागर में, ठीक है। कहाँ गिर रही हैं? अंध महासागर में जाके ये गिर जाती है। तो आपको समझ में आ गया पूरा नदी तंत्र कहाँ है? अमेजन बेसिन ये है दक्षिण अमेरिका में, ध्यान रखना है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। अब इतना आपको पता होना चाहिए जब आप टीचर बनने जा रहे हैं कि कौन से महासागर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश है। थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सारे देश इसमें पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अभी पीछे मैंने बताया। अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है? अब आप बहुत आसानी से इसको बता पाएंगे। पहला है इसमें ए निम्न तापमान, बी है उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, और सी है सामान्य तापमान, डी है इसमें निम्न आर्द्रता। देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखा के आसपास है तो बहुत गर्मी पड़ती होगी, तो तापमान अधिक। अब जब जहां का तापमान अधिक रहेगा, वहां अगर आसपास समुद्र है तो आर्द्रता भी वहां ज्यादा रहेगी, क्योंकि पानी गर्म होगा, वाष्प बन के ऊपर उठेगा और फिर बारिश के रूप में नीचे आएगा। तो बारिश का सा मौसम वहां लगभग बना ही रहता है ना। तो आर्द्रता बनी ही रहती है, तो पूरी वर्ष भर वहां गर्मी पड़ती ही पड़ती है। तो कैसा है टेम्परेचर? इस तरह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि अमेजन बेसिन में लोगों की आजीविका के साधन क्या है? क्या साधन है? कैसे जीते हैं अमेजन बेसिन के? ए है शिकार करके, बी है खेती, सी है मछली पालन और डी है ये सभी। तो देखो ये सभी करते हैं, ज्यादातर लोग वहाँ जनजाति वाले रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी में बारिश खूब हो रही है, तो बहुत बड़ी संख्या में वन है, ठीक है। और वनों में क्या है, कौन रहता है? जनजाति के लोग रहते हैं, और जनजाति के लोग शिकार करके, खेती करके, मछली पकड़ के अपना पालन पोषण वहां पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर प्राण्या क्या है? प्राण्या क्या है? ए है मछली है, बी है मगरमच्छ है, सी है कबूतर है, डी है इनमें से कोई नहीं। मछली है, मछली है, लगभग 1 हाथ लंबी मछली होती है, ठीक है। और ये जो मछली होती है इसके बहुत नुकीले दांत होते हैं, बहुत नुकीले, इतने नुकीले होते हैं कि कुछ ही सेकंड में ये मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, ठीक है। इतने नुकीले होते हैं, कुछ ही सेकंड में ये मनुष्य के कोई भी हाथ या पैर अगर उसके मुंह में आ जाए तो खत्म कर देगी, बिल्कुल उसको बूदा बना देगी उसका, ठीक है। मतलब ऐसे आटे की तरह कर देगी उसको, आपको समझ नहीं आएगा हड्डी कहाँ है मांस कहाँ है। इतने पैने होते हैं इसके दांत, ठीक है, लगभग लगभग शार्क के जैसे। और ये कहाँ पाई जाती है? ये अमेजन बेसिन में पाई जाती है, और एक दो जगह और पाई जाती है, जैसे बांग्लादेश में पाई जाती है, ठीक है, कुछ एक स्थान पर ही होती है, और बहुत खतरनाक होती है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों होती है, मछलियां भी खाती है, और ये जो समुद्री जो काई वगैरह होती है या झाड़ियां होती हैं, समुद्र के अंदर भी तो होते हैं पादप वगैरह, उनको भी खाती है ये, ठीक है, सबको खाती है। तो बड़ी खतरनाक सी है, इसका चित्र भी दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
अमेजन बेसिन में अमेजन बेसिन में कौन से वन पाए जाते हैं? अब देखो कौन से वन है जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। ए है पेरिया पेरियाज पाया जाता है। देखो जो पेरियाज है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पर डन लिखा है लेकिन डाउन्स है। ठीक है, डाउन्स का क्या है? ठीक है, कई जगह ऐसे लिखा होता है डाउन्स। तो डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सेलबास पाया जाता है अमेजन बेसन में, घास के मैदान। अमेजन बेसन की घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? सेलबास। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं या प्रेरी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें यूरोप में इसको स्टेपी बोलते हैं। ठीक है, मलुक्का क्या है? मलुक्का ए है सब्जी है, बी है पशु है, सी है घर है, डी है जानवर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये क्या है? घर है। अब देखो, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, वर्ल्ड मैप नहीं दे रखा है इसमें। वर्ल्ड मैप दे रखा होता शायद पिछले चैप्टर में था, उसमें फिर मैं आपको पूरा की पूरा ये सारी चीजें जो भी समझाने वाली हैं उनको समझाती हूँ। नहीं, वर्ल्ड मैप नहीं दे रखा है इसमें। चलो कोई ना। नेक्स्ट है, इसमें अमेजन बेसिन में कौन सी फसल उगाई जाती है? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीटेट में आ चुका है ना, और कई सारे एग्जाम में आ चुका है। सीटेट के 2026 में आया ये क्वेश्चन। नंबर है 10, अमेजन बेसिन में कौन सी फसल उगाई जाती है? ए है कॉफी उगाई जाती है, बी है मक्का, सी है कोक और डी है ये सभी। तो ये सभी फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें पूछा गया था कि अमेजन बेसिन में मुख्यतः उगाया जाता है क्या? धान। ठीक है, जबकि धान का जिक्र यहाँ पर कहीं करा नहीं गया है। ठीक है, उन्होंने धान बोला था, तो वो ऑप्शन जो था वो गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मैनियोक क्या है? ए है पशु है, बी है पक्षी है, सी है अनाज है और डी है सब्जी है। सब्जी है, लगभग लगभग आलू जैसी होती है ये सब्जी। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के फेफड़े कहाँ स्थित है? पृथ्वी के फेफड़े हम किसको बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े किसको बोलेंगे? जहाँ बहुत विशाल वन होंगे, जहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा। वन कहाँ है? बहुत ज्यादा वन है आपके अमेजन बेसिन में। ठीक है, वहां पर वन बहुत ज्यादा है, कारण मैंने बताया, क्योंकि पानी की कमी नहीं है, नदी तंत्र है वहां पर, अमेजन नदी है, और वहां पर क्या है? सूर्य का प्रकाश प्रॉपर उनको मिल रहा है, आर्द्रता यानी नमी उनको प्रॉपर मिल रही है। तो एक पौधे को ग्रो करने के लिए जितनी चीज चाहिए वो पूरी भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन में है ये जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, तो वहां पर अच्छे से है सारी चीजें, तो वहां पर बहुत ज्यादा वन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। ठीक है, ए है अमेजन बेसिन, बी है गंगा बेसिन, सी है गोदावरी बेसिन, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो आ गई हमारी गंगा माँ के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश पर स्थित है? और आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो हमारी पवित्र नदी गंगा को माँ के रूप में मानते हैं? ठीक है, गंगा माँ के रूप में मानते हैं, गंगा जल की पूजा वगैरह करते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इस सारी चीजों में आस्था रखते हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना है आपको। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं आजकल जो इस तरह की चीजों को अब भी मान रहे हैं। ठीक है, और कितने लोग हैं जो इस तरह की चीजों को नहीं मानते हैं, जो जिनको लगता है कि ये सब आडंबर है। ठीक है, तो ये मैं जानना चाहती हूँ। ऐसे छोटे छोटे मैं सर्वे करती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे भी पूछती रहती हूँ, आसपास में पड़ोस में भी थोड़ा सा पूछती रहती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि समाज में हमारे आसपास किस तरह की चीजें चल रही हैं। जैसे एक चलन बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है कि जब उम्र होती है बच्चों की शादी करने की उम्र लगभग 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, लड़की या लड़का सबको आजकल पढ़ाई लिखाई करनी है, सबको अपने पैरों पैरों पे खड़े होना है, तो 25 साल। आजकल क्या कर रहे हैं? 30-35 साल तक शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अपने कहीं ना कहीं रिलेशन बना के रखते हैं। ठीक है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, जॉब से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा कहीं कहीं रिलेशन बना के रखते हैं। ठीक है, शादी के लिए मना करते रहेंगे, और लास्ट तक उनको यही नहीं समझ में आता है कि कौन सा वाला रिलेशन ठीक है जिसमें मैं भरोसा करूं, जिससे मैं शादी करूं, और अपनी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि शादी जैसी चीजें बेकार है। ये वही लोग हैं जो शादी को बेकार बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद जानते हैं कि उन्होंने समाज किस तरह का उन्होंने देख रखा है ना, और समाज वैसा ही हमें दिखेगा जैसा हम देखेंगे, है ना। जो पहले पद्धति क्या थी कि बच्चा पढ़ रहा है, जॉब लग रही है, शादी कर रहे हैं, मम्मी पापा जो बोलते थे बच्चे मानते थे। आजकल बच्चे अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं,
फिर उसमें भी ये हो रहा है कि फिर आगे वो अपनी ग्रस्त नहीं बसाना चाहते, लड़की भी नहीं चाहती है, लड़का भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहते हैं दोनों? कि उनके बच्चे वगैरह हों, वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि क्योंकि जब बच्चा आएगा तो जिम्मेदारी आएगी। ठीक है, तो ये एक फैशन चल रहा है और मैं काफी ज्यादा एनालाइज करा है ये सारी चीजें, और ये बहुत तीव्र गति से फैशन चल रहा है कि अब शादी के लिए लोग कम तैयार होते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लेकिन शादी वाली सुविधा वो उन्हें सारी चाहिए, शादी से पहले शादी वाली सुविधा चाहिए, लेकिन शादी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? शादी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि शादी होती है तो जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब जिस लड़के या लड़की से आपकी शादी होगी, तो अगर आप लड़का है, लड़की से आपकी शादी होगी तो आपको लड़की की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर आप लड़की हैं, लड़के से आपने शादी करी तो आपको लड़के की भी और उसके घर वाले की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार बच्चों की आप दोनों को मिलकर उठानी पड़ेगी। तो शादी के झंझट से इसलिए लोग दूर भाग रहे हैं। पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है लोगों के पास इसलिए शादी नहीं करना चाहते, इसलिए बच्चे नहीं करना चाहते। आजकल का जो युवा है ना, पैसे वाली दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उसको सारी चीजें पहले से पता चल गई हैं कि ये सारी चीजें होंगी तो जिम्मेदारियां आएंगी, जिम्मेदारियां आएंगी तो हम क्यों लें जिम्मेदारियां, हम आराम से खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। इस सब में वो 40-45 साल कर लेते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि जो लाइफ वो जी रहे थे एक्चुअल में वो ठीक नहीं है। ठीक पुराने वाला कंसेप्ट ही है, शादी करो, बच्चों को बड़ा करो, तो रिदम में लाइफ चलती रहती है। ठीक है, थोड़े अप और डाउन आते हैं तो हमें लाइफ में ठीक ठीक चलती रहती है। और जब हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं लक्ष्य, तो 40 के बाद हम सारी चीजों से बोर हो जाएंगे। ठीक है, अकेले ही रह के बोर हो जाएंगे, काम कर करके ही बोर हो जाएंगे। अब लाइफ में कुछ फन नहीं बचेगा। बच्चे नहीं होंगे तो फैमिली भी नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना। जिनके बच्चे होते हैं उनकी ही फैमिली होती है। बच्चे नहीं रहेंगे तो फैमिली से भी आपका संपर्क कम हो जाएगा, रिश्तेदारों से संपर्क कम हो जाएगा, समाज से संपर्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप कट जाओगे तो 45 साल की उम्र में ना समाज बचेगा, ना परिवार बचेगा, ना कुछ बचेगा। आप अकेले बचोगे, हो सकता है आप दोनों में भी ना बने, आप दोनों भी अलग हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब अलग होंगी तब आपको रियलाइज होगा कि अब हमें चाहिए, और फिर भगवान नहीं करते हैं कृपा। ठीक है, तो ये जो समस्या की जड़ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पैसे की वजह से नहीं हो रही है, ये हो रही है कि हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। पहले मुझे लगा कि शायद लोग इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं कि उनके पास उतने पैसे की व्यवस्था नहीं है। अब मेरे को समझ में आया 2-3 साल एनालाइज करने के बाद कि शादी इसलिए नहीं करना चाहते हैं बच्चे, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता किसी की भी। सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम फ्री रहेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, और ऐसी लाइफ होती ही नहीं है। ठीक है, कितने दिन आप एंजॉय कर सकते हो? साल, 2 साल, 5 साल, बस। उसके बाद आपका शरीर भी कहता है कि भाई अब एंजॉय मत करो, अब आपको ठहराव चाहिए। हर चीज एक एज के हिसाब से अच्छी लगती है, एज के बाद आपको उस चीज में रियल में मजा नहीं आता। ठीक है, फिर जैसे बाइक पे घूमने का कई लोगों को शौक है, आप कब तक घूम लोगे? ठीक है, ज्यादा 50 साल तक घूम लोगे, उसके बाद तो फिर ठहराव चाहिएगा ना आपको। ठीक है, और वो ठहराव कहाँ से आता है? फैमिली से आता है। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। मेरे को है कुछ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं। मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ तो वहां भी आस पास में जो भी मिल जाए मैं उससे बात करती हूँ, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या चीज है। तो आप लोग मुझे बताना, अगर आप गंगा वगैरह या जो भी नदी हैं, जिसको भी आप मानते हो, गंगा को मानते हो, नर्मदा नदी को मानते हो, तो किसको मानते हो आप बताना। क्या ये सब चीजें ठीक है या गलत है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस अक्षांश पर स्थित है? ए है 22 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक, बी है 15 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक, सी है 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर तक, और डी है 20 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, 22 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक। आप कहेंगे हमें याद नहीं होगा, याद कैसे करें? देखो सीधा सीधा ध्यान रखना कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर ही बह रही है गंगा नदी। भाई गंगा नदी कहाँ बह रही है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में बह रही है। तो कर्क रेखा से ऊपर ऊपर बह रही है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में ही बह रही होगी। ठीक है, तो 22 डिग्री उत्तर। ठीक है, और 30 डिग्री उत्तर का क्या मतलब हुआ? उत्तराखंड से निकली है, वहां पर 30 डिग्री लगभग होगा। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको चित्र में भी दिखाती हूँ। इसका चित्र हम देखते हैं बुक में। देखो ये है आपका नदी तंत्र पूरा की पूरा, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा ये है, और ये आपके गंगा, ये है आपकी गंगा जो उत्तराखंड से निकली है। काला पेन लेते हैं, है ना। पीछे एक वीडियो में कमेंट आई थी कि मैम आप जब व्हाइट पे चलाएं तो ब्लैक चलाएं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कई लोगों को होती है ना दिक्कत देखने में, वो वाला है हिसाब। देखो ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, और ये उत्तराखंड से आ रही है आपकी गंगा। ठीक है, ये पूरी गंगा है। अब गंगा में बहुत सारी नदियां मिल रही हैं, एक तो मिल रही है यमुना। ठीक है,
यहाँ से चंबल, ये सारी चंबल नदी है, ठीक है, चंबल की सहायक नदियां हैं। यहाँ से एक नदी है और यहाँ से ये सोन नदी है, ठीक है। यहाँ से गोमती है, गंडक है, कोसी है, ये सब मिल रही है, ठीक है। ये नेपाल से आती है, भारत में मिल जाती है। यहाँ से आ रही है एक नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में होती हुई, ठीक है, और कहाँ से एंट्री करती है, असम से, सॉरी अरुणाचल से घुसती है हमारे यहाँ, और कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में जाकर, और क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ बना रही है, डेल्टा। तो डेल्टा का बहुत कम भाग हमारे भारत में आता है, ठीक है। भारत में कहाँ आएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और ज्यादा भाग कहाँ जाता है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर सुंदरबन का डेल्टा नाम पड़ा है। अब देखो डिग्री की हम बात कर रहे थे, तो देखो ये 23.5 डिग्री से थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है। ये है आपका 23.5 डिग्री, इससे थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, तो इसलिए 22 डिग्री मान लो, ठीक है। ऊपर में देखो 32 डिग्री यहाँ पर ये दे रखा है, तो इससे नीचे नीचे है ना, तो लगभग 30 डिग्री, ठीक है। आगे समझ में, वर्ल्ड मैप में भी देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14। और एक चीज और जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ कि अब जो नेक्स्ट मैं पढ़ाने का सोच रही थी, ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी 1-2 महीने बाद, वो न्यू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी थी, अब मैं नई एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। नई एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब कवर करेंगे, और ऐसे ही कवर करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर एमसीक्यू देखेंगे। ये तो मैराथन चल रही है, जबकि मैंने जब पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाई थी फिर एमसीक्यू, थ्योरी पढ़ाई थी फिर एमसीक्यू, ठीक है। ये क्या है, ये तो मैराथन चल रही है, इसलिए केवल आपको एमसीक्यू ही बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। ए है घाघरा है, बी है घाघरा, सोन, कोसी, यमुना, चंबल और गंडक, और डी है ये सभी मैंने सारी इसलिए डाली है यहाँ पर ताकि आपको सारी सहायक नदियां याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वर्षा कब होती है। कौन सा टाइम है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में बारिश का। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, आपके यहाँ जब मानसून आता है तभी बारिश होती है, क्योंकि आप तो गंगा के आसपास ही रह रहे हो ना। जितने हिंदी भाषी लोग हैं वो सब गंगा के आसपास ही रह रहे हैं, गंगा बेसिन में ही रह रहे हैं ना। हम दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर यूपी में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो क्या है, ये गंगा बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो वहां पर हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर बारिश कब होती है, हमारा देश में जो मानसून आता है वो आता है 1 जून को केरल के तट पर, ठीक है। तो 1 जून से मध्य सितंबर तक हमारे यहाँ होती है बारिश, ठीक है। और सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, ठीक है। मानसून लौट जाता है, कहाँ लौट जाता है, समुद्र की तरफ। अब लौटता हुआ जब मानसून होता है उससे बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ होती है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लौटता हुआ जो मानसून है वो कहाँ पर आपकी बारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व कैसा है, यानी कि जनसंख्या कम रहती है, ज्यादा रहती है, कैसी रहती है, आइए देखते हैं। ए है सामान्य, बी है सामान्य से अधिक, सी है सामान्य से कम, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य से अधिक। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो विश्व के सबसे घने बसे हुए जगहों में से एक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जगह। यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या क्यों रह रही है, पहली बात तो प्लेन एरिया है, दूसरी चीज पानी की कमी नहीं है, तीसरी चीज उपजाऊ है, ठीक है। यहाँ खेती के लिए बहुत बढ़िया जमीन है, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब जहाँ पानी मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वहां तो आबादी बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ सारी सुविधा मिलेंगी वहां आबादी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाने वाला एक सिंह का गैंडा किस राज्य में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार 10-12 बार तो मैंने देख लिया ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। ए है सिक्किम में पाया जाता है, बी है असम में पाया जाता है, सी है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, डी है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आप सबको पता है असम में पाया जाता है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, काजीरंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि अलवणीय जल कौन सा होता है, नॉन सॉल्टी वाटर। नॉन सॉल्टी वाटर का क्या मतलब हुआ, जो पानी पीने लायक होता है, शुद्ध जल को हम क्या बोलते हैं, अलवणीय जल, ठीक है। अलवणीय जल में पाए जाने वाली डॉल्फिन भारत की किस नदी में पाई जाती है। भारत की एकमात्र नदी तंत्र में डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सा नदी तंत्र है, ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गोदावरी, डी है नर्मदा। तो कहाँ पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। डॉल्फिन वहीं मिलेगी जहां पानी शुद्ध होगा, पीने लायक होगा। अगर अशुद्ध होगा तो डॉल्फिन ऑटोमेटिक मर जाएगी, ठीक है। तो ये स्वच्छ पानी में मिलती है, तो गंगा में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, पीने वाले पानी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस
इनमें से कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? ए है इलाहाबाद, पटना, बी है कानपुर और कोलकाता, सी है वाराणसी और कोलकाता, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बड़े शहर बसे हुए हैं। ठीक है, एक शहर का नाम मैं बताती हूँ, दिल्ली। ठीक है, और बाकी के जितने भी शहर हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी फसल उगाई जाती है मेन रूप से? ए है गेहूं, मक्का, चावल, बी है चना, सरसों, सी है ज्वार, बाजरा और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। देखो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में क्या उगाया जाता है? गेहूं, मक्का, चावल। ठीक है, बिहार में, इन सारी जगह ये सर्दियों में चना उगाया जाता है, सरसों उगाया जाता है। ठीक है, ज्वार उगाया जाता है, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है अलीगढ़ साइड। ठीक है, उधर की तरफ जहां मोटे अनाज उगते हैं, राजस्थान की तरफ। ठीक है, अलीगढ़, अगर हम यूपी की बात करें तो अलीगढ़ से आगे आगे, और अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान में लगभग। ठीक है, तो आंसर था ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है? अब इसका तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है। मैंने बहुत अच्छे से चित्र में भी आपको समझाया है। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। सुंदरवन का डेल्टा भारत के किस राज्य में बनता है? ए है सिक्किम में, बी है बिहार में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है उड़ीसा में। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया था पश्चिम बंगाल में, केवल और केवल पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बाकी का जितना भी डेल्टा है वो कहाँ बनता है? वो बनता है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, वो कहाँ बनता है? आपके बांग्लादेश में। नेक्स्ट, आपके नहीं, मतलब हमारा क्या मतलब है बांग्लादेश से? बांग्लादेश में बनता है। ठीक है, हमारे देश में तो कहाँ बनता है? बस उसमें बनता है। अब देख रहे हैं हम रेगिस्तान में जीवन। कल ही मैं आपको 2024 का प्रीवियस पेपर करा रही थी सीटेट का, उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। चलो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम उसकी पीडीएफ निकाल लेते हैं, बुक की पीडीएफ। कुछ भी देखना होगा ना तो फिर वहां आराम से हम देख पाएंगे। देखो मैंने अपने चैनल के नाम से ही अपना वो बना रखा है, पूरा की पूरा फोल्डर। बुक ये रही 7th क्लास की, ये रही कौन सा लास्ट चैप्टर। चलो वही निकल गया। ये सारे जितने भी नोट्स अभी आपने देखे हैं ये सब मैंने बनाए हैं। ये मेरी लगभग 10 साल की तपस्या है जो अभी आपने देखा है। अरे भाई खुल जाओ, हाँ भाई ये रहा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इस यहाँ से ले लेके आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अरे भाई कहाँ भाग रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में, क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? ए है ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, बी है गर्म रेगिस्तान पाया जाता है, और सी है दोनों पाए जाते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। दोनों पाए जाते हैं। ठंडा रेगिस्तान भी होता है, हाँ जी ठंडा रेगिस्तान भी होता है। देखो रेगिस्तान का मतलब है कि वहां के वातावरण में नमी नहीं है। ठीक है, वहां बारिश नहीं होती, वहां की जो मिट्टी है उसको बहुत दिन से पानी नहीं मिला है क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है, तो वहां की मिट्टी किसमें चेंज हो गई है? बालू में। ठीक है, बालू को ऐसे उठाएंगे तो नीचे गिर जाता है ना हाथ से, ऐसे। ठीक है, बालू बन गया है। तो गर्म तो आप सबको पता है राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान भी रेगिस्तान क्यों है? राजस्थान रेगिस्तान इसलिए है क्योंकि वहां अरावली पर्वत है। अब आप कहेंगे कि इसको आप कभी साफ करती ही नहीं हो, तो हम समझे कैसे? 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए, आज ही मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। अरे भाई हो ही नहीं रहा है तो क्लीन। चलो हो गया, थोड़ा सा हो गया है, आप लोग समझ जाओगे इतना हो गया है। अब देखो राजस्थान रेगिस्तान क्यों है? राजस्थान में रेगिस्तान इसलिए है, एक तो ये बच्चे है ना मेरा मार्कर छोड़ते ही नहीं है। मार्कर वगैरह कुछ भी होएगा ना, कुछ उनका ऐसा होगा ना, कुछ उनके काम का सा, सारी चीजें यहाँ से उठा के ले जाते हैं। देखो अरावली की जो पर्वतमाला है, देखिए जो अरावली पर्वतमाला है ना वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दिल्ली तक आ रही है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ है, गलत हो गया, दिल्ली यहाँ है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है अरावली पर्वतमाला। अब जब भी मानसून आता है, जब भी बारिश आती है तो यहाँ टक्कर होती है। ठीक है, यहाँ टक्कर होती है तो यहाँ छायावृष्टि पड़ती है, यानी कि मानसून इधर से जाकर यहाँ टकराकर इधर ही तो बारिश कर देता है, लेकिन अरावली के उधर साइड बारिश नहीं कर पाता है। अब जब वहां हजारों साल से बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, अरावली के उधर जब बारिश हुई नहीं है तो फिर क्या होगा?
वहां रेगिस्तान ही होगा। तो राजस्थान में इसलिए रेगिस्तान है। अब आप कहेंगे कि लद्दाख में क्यों रेगिस्तान है? लद्दाख में इसलिए रेगिस्तान है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ चोटियां हमारे लद्दाख में पाई जाती हैं। तो लद्दाख कैसा बना हुआ है, यहाँ पूरी की पूरी श्रृंखलाएं लगी हुई हैं, ठीक है, काराकोरम वगैरह की पूरी श्रृंखला, जास्कर का काराकोरम, ठीक है, इन सब की पूरी श्रेणियां लगी हुई हैं। तो जब यहाँ से मानसून जाता है ऊपर बारिश करने के लिए, तो वो उत्तराखंड हिमाचल तक तो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी कि लद्दाख में एंट्री नहीं कर पाता है। तो बारिश इधर तो हो जाती है, ठीक है, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के उधर नहीं हो पाती है। तो हजारों साल से जब बारिश हुई नहीं है, तो लद्दाख कैसा बन गया? ठंडा रेगिस्तान बन गया। अब वो ठंडा क्यों बन गया? गर्म भी तो बन सकता था। वो गर्म इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है ना। 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हिसाब है। तो जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कम है, तो वहां पूरे वर्ष भर क्या रहती है? बर्फ रहती है, ठीक है, तो वहां पर बारिश होती नहीं है, इसलिए लद्दाख क्या बन गया? ठंडा रेगिस्तान बन गया। आई होप सो कि आपके चीजें समझ आई हो। क्वेश्चन नंबर है 2, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? ए है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, बी है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, सी है अफ्रीका महाद्वीप में है, डी है एशिया महाद्वीप में है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और ये कितने देशों से घिरा हुआ है? ये 11 देशों से घिरा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कौन कौन से देश हैं वो 11 देश। वो 11 देश हैं आपके अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजीरिया, माली, मोरितानिया, ठीक है, और पश्चिमी सहारा, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों से घिरा हुआ कौन है? सहारा रेगिस्तान, ठीक है। कैसा रेगिस्तान है? ऑब्वियसली गर्म होगा। क्यों है? क्योंकि देखो 0 डिग्री अक्षांश ये रहा, ठीक है, और कर्क रेखा ये रही। तो कर्क रेखा के मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है ना, तो शुष्क होगा, गर्म होगा, ठीक है। और अगर इससे ऊपर का रेगिस्तान होगा, जैसे हमारे भारत का है, ठीक है, तो 30 डिग्री से ऊपर ऊपर का रेगिस्तान है, 30 डिग्री से ऊपर का क्षेत्र होगा तो ठंडा होगा, है ना, क्योंकि जितना हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, ध्रुवों के पास जाएंगे, तो क्या होगा? ठंडक होगी, है ना। तो जब ठंडक होगी तो ठंडा रेगिस्तान होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना? 11 देशों से घिरा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखो इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये भी आप देख लीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां, मगर पाए जाते थे, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इनको बहुत गर्म और शुष्क बना दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि पहले ये जो एरिया था ना, ये इसी का पार्ट था, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ था। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यहीं से टूटा है। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है, यहाँ से एक प्लेट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी दरार खाई हुई है, ये पूरी की पूरी प्लेट इधर की तरफ आ रही है, यानी कि हमारी भारत की तरफ आ जाएगी। देखो ग्लोब में मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो प्लेट है ये यहाँ से टूटकर किधर आ रही है? भारत की तरफ आ रही है, ठीक है। हर साल इसमें दरार पड़ती ही जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी अगर आपको पहले से नहीं पता है, तो ये जो हमारा भारत है ना, ये कहाँ का पार्ट था? ये भारत पहले ऑस्ट्रेलिया के इधर था, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, देखो बिल्कुल ऐसा नॉक बना हुआ है यहाँ पर, ये कहाँ का पार्ट है? ये यहाँ का पार्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ का पार्ट है? यहाँ का पार्ट है, और ये वाला यहाँ का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या था? एक ही महाद्वीप था। धीरे धीरे ये क्या हो गया? विखंडन हो गया। अब देखो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया छुटकर यहाँ पहुंच गया, और भारत यहाँ से छुटकर यहाँ पहुंच गया। यानी कि एक समय में क्या हुआ होगा, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से दूर जा रहा होगा, तो यहाँ के लगभग भारत की जो दिशा है वो इधर हो गई, और ऑस्ट्रेलिया की दिशा इधर हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक चीज और मेरे मन में बहुत दिन से आ रही थी आपसे डिस्कस करने के लिए, चलो आज मैं करती हूँ उसे आपसे डिस्कस। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सारे के सारे उसमें निवास करते हैं, पहाड़ों पर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां इतनी ठंड है, वहां अकेले तो वो नहीं रहते होंगे, और भी लोग रहते होंगे, ठीक है, और भी लोग रहते होंगे। तो और भी देवी देवता जिनके बारे में अभी हम नहीं जानते वो भी रहते होंगे, ठीक है, और भी लोग रहते होंगे उस समय भी। जैसे भगवान कृष्ण के साथ बहुत सारे लोग रहते थे, राम जी के साथ बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है, भोले बाबा हैं उनके साथ भी थे, तो देवी माता के साथ भी रहते होंगे।
मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, ये मेरा खुद का मानना है, मुझे ऐसा लगता है जब भारत टूटकर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, शायद भगवान तब जमीन पर आए होंगे, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है, करोड़ों साल पहले, है ना, जब भारत टूटकर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। नहीं तो माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां कोई व्यक्ति कैसे सर्वाइव करता होगा, ठीक है, वहां अपने आप में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि भारत कभी ना कभी किसका हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, या अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा खुद का मानना है, कि जब भारत 0 डिग्री अक्षांश के आसपास रहा होगा या उससे नीचे रहा होगा, हो सकता है ये सभी देवी देवता तब यहाँ की भूमि पर रहते हो, ठीक है। बात क्योंकि अब क्या हो रहा है, भारत निरंतर किसमें जा रहा है, एशिया की जो प्लेट है उसमें हिट कर रहा है, ठीक है, उसको धकेल रहा है, और उसकी वजह से क्या बन रहा है, आपका हिमालय पर्वत बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये भूमध्य रेखा के आसपास रहा होगा, तब शायद भगवान आए होंगे, धरती पर जन्म लिया होगा। जितने भी भगवान है जो पहाड़ों में रहते हैं, आज जिनको हम पहाड़ों में बोलते हैं, ये पहाड़ भी शायद उतने ही पुराने रहे होंगे, ठीक है, उस समय शायद रहते होंगे। क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है अटपटा सा, कि माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां पूरी साल कोई कोई भी कैसे सर्वाइव करता होगा। तो हो सकता है कि ये जो भगवान रहे हों, ये तब रहे हों जब 0 डिग्री के आसपास भारत था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं कि भगवान शिव ने यहाँ पर, उस समय भगवान शिव यहाँ पर रहते थे, या माता पार्वती, या किसी के बारे में भी, ठीक है, किसी भी भगवान के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इनके बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन किस डेट तो कहीं मेंशन नहीं है। तो हो सकता है इस तरह की चीजें रही हो, ये मेरा मानना है। हो भी सकता है कुछ और रहा हो, ठीक है, भगवान की लीला अपरंपार है, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर है 3, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? तो आप सबको मैंने बता ही दिया, 11 देशों से घिरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? ए है 7.54 लाख किलोमीटर, बी है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है 6.54 लाख वर्ग किलोमीटर, डी है 5.54 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सहारा मरुस्थल के उत्तर में कौन सा सागर है? सहारा मरुस्थल के उत्तर में कौन सा सागर है? ए है हिंद महासागर है, बी है लाल सागर है, सी है अटलांटिक महासागर है, और डी है भूमध्य सागर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस करा भगवान के बारे में, आप इसको प्लीज नेगेटिव मत लेना, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा शोध करने का अधिकार है, तो हमें कुछ कुछ चीजें देखनी चाहिए कि किस तरह से क्या हुआ होगा, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, ज्योग्राफी है मेरा सब्जेक्ट, हिस्ट्री है मेरा सब्जेक्ट, पॉलिटी है मेरा सब्जेक्ट। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत पुरानी मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद भगवान जब आए होंगे तब ये 30 डिग्री के ऊपर नहीं रहा होगा भारत, नीचे रहा होगा, या तो 23 डिग्री के आसपास रहा होगा। तो आप प्लीज इसको नेगेटिव मत लेके जाना चीज को, ठीक है, ये जो भी मैंने बात बोली है आप उसको प्लीज नेगेटिव मत लेके जाना, क्योंकि सारे भगवान में मैं भी आस्था रखती हूँ, नास्तिक नहीं हूँ बिल्कुल भी। और भोले बाबा की सबसे ज्यादा पूजा होती है हमारे घर में, ठीक है, उनकी ही ज्यादा होती है। तो शुरू से ही मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को भी उनकी पूजा करते हुए, तो इस चीज को नेगेटिव मत लेके जाना प्लीज। देखो, इन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर में कौन सा महासागर है, भूमध्य महासागर है, ठीक है, इसके सहारा रेगिस्तान के। अगर आपसे पश्चिम पूछा जाए तो आप अटलांटिक बताना, अगर आपसे पूर्व पूछा जाए तो लाल सागर बताना, ठीक है, मैंने तीनों सागर बता दिए हैं। अगर आपसे सहारा रेगिस्तान के उत्तर में पूछा जाए तो भूमध्य सागर बताना, पश्चिम पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर बताना, अगर आपसे पूर्व में पूछा जाए तो आप कौन सा सागर बताएंगे, लाल सागर, ठीक है। और हिंद महासागर से इसका कोई लेना देना नहीं है, हिंद महासागर का लेना देना किससे है, अफ्रीका महाद्वीप से। अगर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो फिर आपको यही बताना है कि पश्चिम में कौन सा है, अटलांटिक महासागर, उत्तर में कौन सा है, भूमध्य सागर, पूर्व में कौन सा है, लाल सागर, और दक्षिण में इसका दक्षिण पूर्व में कौन सा है, हिंद महासागर है, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण
पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये आपको बताना है। और बिल्कुल दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान में आमतौर पर दिन व रात तापमान क्या होता है? ठीक है, दिन और रात का तापमान यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आइए देखते हैं। ए है दिन में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और रात में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है। सहारा रेगिस्तान कौन है? कौन सा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और जितने भी गर्म रेगिस्तान है उन सबका यही हाल होता है कि दिन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 50 डिग्री होता है, हमारे राजस्थान का भी। और रात में कितनी ठंड होती है? जितनी ठंड हम दिसंबर जनवरी में नहीं देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री में तो हाहाकार मच जाएगा। 1 2 3 डिग्री में ही ऐसा लगता है कि बहुत ठंड है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, 2 3 डिग्री ठंड में ही छुट्टियां हो जाती हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ए है डेथ वैली जो कैलिफोर्निया में, बी है बसरा इराक में, सी है अल्जीरिया लीबिया में, और डी है तुर्बत पाकिस्तान में है। तो जो सबसे गर्म स्थान है वो है डेथ वैली। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, गर्म स्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ए है बुशमैन जनजाति पाई जाती है, बी है बेंदुइन, तुआरेगा और जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है, या बोरो जनजाति पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, पिग्मी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आप सबको पता है। ए है भेड़ के लिए प्रसिद्ध है, बी है कपास के लिए, सी है दूध के लिए, और डी है यहाँ पर शराब के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए। सबको पता है मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सहारा मरुस्थल में कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए है लोहा मैग्नीज पाया जाता है, बी है फास्फोरस पाया जाता है, सी है यूरेनियम पाया जाता है, डी है ये सभी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ है? द्रास कहाँ पर है? ए है चिल्ली में है, चिल्ली ठंडा रेगिस्तान है, आपको पता है चिल्ली में भी रेगिस्तान है। ठीक है, बी है कनाडा, सी है भारत, डी है पाकिस्तान। तो हमारे भारत में द्रास है जो दुनिया के सबसे ठंडे एरिया में से एक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? ए है श्योक नदी, बी है जास्कर नदी, देखो जास्कर नाम का पर्वत भी है और जास्कर नाम की नदी भी है। ठीक है, सी है सिंधु नदी, और डी है ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 13। लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? ए है काराकोरम, बी है जास्कर, सी है जोजिला श्रेणी, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम। ठीक है, एक बारी हम देख लेते हैं जरा। देखिए, ये है लद्दाख की स्थिति। अब देखो जो जोजिला की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो कारगिल की जो पहाड़ियां हैं, ये जब नीचे से वो आता है ना, अच्छा ब्लैक लेनी है, मैं भूल जाती हूँ बार बार। ठीक है, और आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप इस कलर का यूज करो मैम, आप ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आपको जैसा पसंद है आप बोलो, मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैम लाइट कलर प्लीज आप यूज मत किया करो क्योंकि हमें देखने में दिक्कत होती है। तो मुझे बड़ा ठीक लगा कि भाई आपके लिए बनाया जा रहा है ये कंटेंट, आपको जैसा पसंद है आप बोलो, मैं उसमें खुद आपके मर्जी के मुताबिक उसमें करेक्शन करूंगी। ठीक है, तो देखो ये जो श्रेणियां हैं, जो जिला की श्रेणियां, कारगिल की कारगिल की पूरी पूरी पहाड़ियां, ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि यहाँ तक बारिश कभी पहुंच ही नहीं पाती है। जब यहाँ से मानसून एंटर करने की कोशिश करता है यहाँ से, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये यहीं पे बारिश कर लेती हैं। और मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर तक मानसून पहुंच भी नहीं पाता है। मानसून कहाँ तक पहुंच पाता है? उत्तराखंड तक। उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो उत्तराखंड में होती है। और जो भूस्खलन होता है वो उसकी वजह से होता है कि सारा के सारा मानसून उन बड़े बड़े पहाड़ों से टकराता है और वहीं बारिश कर देता है। ठीक है, हर साल का है, कोई ना कोई बांध वहां, वो कोई ना कोई वहां पुल खत्म हो ही जाता है।
बही जाता है नदी में। ठीक है, 2-4 सड़कें टूटी जाती हैं वहां। क्यों? क्योंकि वहां मानसून का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ऊंचे पहाड़ है, मानसून जाता है, ठीक है, भारत में, और सीधे जहां जाकर कहाँ टकराता है? उत्तराखंड के पहाड़ों पर। ठीक है, और यहाँ तक मानसून से पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये इलाका कैसा है? पूरा की पूरा सूखा है। ठीक है, यहाँ बारिश हो ही नहीं पाती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। सबसे उत्तर में और देखो श्योक जो नदी है वो ये है। ठीक है, और एक इंडस सिंधु नदी है ये वाली। ठीक है, सिंधु नदी है ये वाली, लद्दाख से होकर जा रही है। कहाँ? पाकिस्तान में जा रही है। लद्दाख में तो बहुत थोड़ा सा ही एरिया है, ज्यादा एरिया इसका पाकिस्तान में है। ठीक है, और आगे इसको इंडस नदी बोला गया है। यहाँ तक इसको सिंधु नदी और आगे इसको इंडस नदी बोला गया है। ठीक है, देखो रोहतांग पास यहाँ है। ये जितने भी मैप एनसीईआरटी ने दे रखे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए दे रखे हैं। इन मैपों को ध्यान से देखो और इनको समझने की कोशिश करो। बार बार देखोगे तो ये चित्र है ना आपके अचेतन मन में पहुंच जाएगा और हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। जब आप पेपर में करोगे तो ये चित्र आपके आंखों के सामने बनेगा। ठीक है, और फिर वहां से आपको आंसर मिलेंगे। तो ये सारी टेक्निक है ज्योग्राफी को याद रखने की या समझने की, और इससे एक दो नहीं कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो अभी आपको बताया गया कौन सा? काराकोरम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सर्दियों में लद्दाख में दिन व रात का तापमान कितना होता है? लद्दाख की बात पूछ रहे हैं। अगर दिन और रात में तापमान कितना होता है, ये क्या हुआ? ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। ठीक है, अब दोनों का पूछ लिया है, चलो एक का बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो देखो सी। अगर हम बात करें दिन और रात की, ठीक है, दिन और रात दोनों जो टेम्परेचर हैं वो लगभग लगभग -40 रहते हैं। दिन के और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। पूरा की पूरा अगर थोड़ा बहुत भी कहीं बर्फ वगैरह है तो बर्फ बिल्कुल सफेद है, एल्बिडो हो जाता है वहां से। ठीक है, तो जितनी भी सूर्य की किरणें आ रही हैं वो सारी की सारी वापस हो जाती हैं एल्बिडो के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि जो सफेद रंग है उस पर सूर्य का जो प्रकाश है उसका प्रभाव नहीं होता, परावर्तन होकर चला जाता है वो। ठीक है, तो एल्बिडो हो जाता है। तो दिन में और रात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का -40 ही बना रहता है ना। कल एक सीटेट का मैं क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें क्या बताया था कि लद्दाख एक ऐसी जगह है कि अगर आप दिन में 2-3 बजे बैठे हो, ठीक है, आपने आधा हिस्सा मान लो, आपने इधर वाला हिस्सा कहाँ का रखा है? छांव में। ये वाला हाथ आपका छांव में है और ये वाला हाथ धूप में है। तो ये वाले हाथ को गला देने वाली सर्दी महसूस होगी। कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये हाथ है। ठीक है, वहीं ये वाले हाथ पर इतनी तेज धूप पड़ रही होगी कि ये हाथ बिल्कुल जलने के लिए तैयार हो जाएगा, झुलस जाएगा पूरी तरह से। एक ही समय पर, एक ही टाइम में, एक ही क्षण में ये आपको फील करेगा कि यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ बहुत ठंड। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो रेगिस्तान है, वहां नमी नहीं है ना। जब सूर्य की किरणें जितनी देर रह रही है उतनी देर आपको गर्मी महसूस हो रही है, सूर्य के प्रकाश में ही गर्मी महसूस हो रही है। धूप में बैठोगे तो गर्मी महसूस होगी और छाव में फिर आपको वही -40 डिग्री का ही सामना करना पड़ेगा। तो दिन हो या रात हो, यहाँ -40 ही डिग्री रहता है। ठीक है, अब हमारी जवानों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये टाइम, जब इनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है। एक बार मेरी मामा की भी पोस्टिंग हुई थी लद्दाख में। ठीक है, वहां पर पूरे टाइम कपड़े पहन के रहने पड़ते हैं और रोज रोज नहीं नहाते हैं वहां, कभी कभी नहाते हैं। 15 दिन में एक बार नहा लिया, या बहुत मतलब बहुत कम नहाते हैं, क्योंकि वहां पानी तुम गर्म करोगे इतनी देर में उसकी बर्फ जम जाएगी। पहली बात तो पानी गर्म ही नहीं होता, गर्म बिल्कुल उबला हुआ पानी आप लेके जाओगे टॉयलेट तक, वो इतने जम लेगा। ठीक है, तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। लद्दाख में प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है? ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर, डी है बारिश होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। जबकि सामान्य बारिश कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है लगभग। ठीक है, अगर जहां हम रह रहे हैं वहां की बात करें, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में 100 से 110 के लगभग बारिश होती है। इतनी बारिश होती है। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है हमारे देश में? मेघालय में। मेघालय में कितनी होती है? मेघालय के चेरापूंजी में होती है लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? खापाचान का क्या अर्थ है? ए है ठंडा रेगिस्तान, बी है ठंडा स्थान, सी है हिमभूमि और डी है बर्फ से ढके ढके पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हिमभूमि। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हिमभूमि है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, इसकी क्या उपयोगिता है, किस काम आता है। ए है शहतूश, ऊन के लिए उपयोगी है, ये उपयोगी होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप ये कैसा है, विलुप्त प्राणी है। ठीक है। और देखो यहाँ पे ना याक भी पाई जाती है। याक का प्रयोग ये माल ढोने के लिए करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये आपकी जो 7th क्लास की मैराथन है ये हो गई आपकी कंप्लीट। इसके बाद आपकी 8th क्लास की ज्योग्राफी की ही मैराथन आएगी। ठीक है। या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज्योग्राफी की ना लेकर मैं 7th क्लास की हिस्ट्री ले लूं क्या, हिस्ट्री या पॉलिटी ले लूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो फिर उस हिसाब से काम कर लेंगे, जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। ठीक है। तो अगली मैराथन किसी ना किसी एनसीईआरटी की होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सी क्लास की मैराथन चाहिए और आपको ये मैराथन कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। और 6 से 10 तक की सारी क्लासेस की मैराथन देखने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी हुई है, बाद में वो सारी मैराथन उसमें ही ऐड कर दूंगी, उसमें से आप देख लेना। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने सारी की सारी मैराथन उस प्लेलिस्ट की लिंक में डाल रखी होंगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके अब तक मैंने जितनी भी मैराथन अपलोड करी है वो सब देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा प्लान ले सकते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ तैयार है, इनकी रिकॉर्डेड वीडियोज भी प्लेलिस्ट भी तैयार है और रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट जो है वो एकदम फ्री है मेरे यूट्यूब चैनल पर, एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो फिर आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये एमसीक्यू चाहिए तो ये पूरे के पूरे जो बुक है 6 to 8 वाली आपको मिलेगी। 6, 7th और 8th क्लास के एमसीक्यू मिलेंगे आपको 180 रुपए में। ठीक है। और 9th और 10th के एमसीक्यू मिलेंगे आपको 120 रुपए में। ठीक है। तो लगभग 300 रुपए में आपको 6 से 10 तक का पूरे की पूरा एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैं सारे चैप्टर तैयार करे हैं, तो पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी में कंप्लीट करा रही हूँ। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, आपको कोई भी नोट्स चाहिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर मैसेज करके मेरे से नोट्स ले सकते हैं। और एक चीज, जितने भी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबकी रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट एकदम फ्री में मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।